हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का जो आपकी 8वीं कक्षा का जो सैम्पल पेपर दिया है डिपार्टमेंट ने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो लगभग इसी तरह का होगा। कुछ क्वेश्चंस इनमें रिपीटेड हो जाते हैं और संभावना होती है रिपीटिशन की, लेकिन हम मैच्योरिटी नहीं देंगे आपको। और लेकिन ये है कि आपका मोस्टली जो पेपर है वो लगभग ऐसा ही बनता है और कंसर्न चैप्टर्स में से ही बनता है। तो आपका जो रहेगा एग्ज़ाम वो सीधा बच्चों करीबन 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला रीडिंग का 14 मार्क्स का, दूसरा राइटिंग का 12 मार्क्स का, तीसरा ग्रामर का 14 मार्क्स का और जो डी रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें आपका लिटरेचर यानी बुक का सेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें आपका जो बुक वाला सेक्शन है वो आएगा। तो सबसे पहला रीडिंग सेक्शन है जो कि 14 मार्क्स का है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पैसेज है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन करना हमने। प्लास्टिक हैज बिकेम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या है बच्चों, वो जीवन का एक ऐसा भाग है जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग करना, यानी वो जुड़ा हुआ है जीवन के हर पहलू से। जो इंसान से क्या हो गया है, वो जुड़ गया है, वो अविभाज्य है। ठीक है, फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल एंड हाउस होल्ड आइटम्स टू मेडिकल इक्विपमेंट एंड ऑटोमोबाइल्स, plastic are used everywhere because they are lightweight, durable and inexpensive to produce। आप समझते हैं सारे के सारे बच्चे कि जो पैकेजिंग से लेकर के जितने भी मटेरियल है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट जो है, मेडिकल जो औजार हैं वो, या फिर हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें प्लास्टिक जो है हर जगह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये लाइट वेट है, दूसरा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मीन्स लंबा चलने वाला है, एंड इनएक्सपेंसिव और कम खर्चीला है इसको उत्पन्न करना। यानी हम प्लास्टिक को अगर पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तो ये बहुत कम खर्चे में ही उत्पन्न हो जाता है। हाउएवर द वेरी, जबकि जो क्या है यूजफुल आल्सो मेक इट सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट, कि जो क्या है बच्चों, इसका जो यूज है, किसका यूज है? हमारे प्लास्टिक का, उसकी जो इतना यूज है वो क्या हो रहा है, ये हमारे लिए ग्रहण करने के लिए तो आसान है, लेकिन इसका जो यूज है वो एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत सारे जो प्लास्टिक है वो कैसे हैं? ऐसे हैं जो कि अपघटनीय है। अपघटनीय मीन्स ऐसी चीजें जिनका जो नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, मीनिंग दे डू नॉट डिस्कम्पोज। इसका मतलब ये है कि उनको हम डिस्कम्पोज नहीं कर सकते हैं, उनको हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट और परिणाम ग्रुप पे प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट इन लैंडफिल्स एंड ओशियंस। जो प्लास्टिक जो है उसका जो वेस्ट है वो ढेर लगता जा रहा है। कहाँ पे? जमीनी भाग में और समुद्री भाग में। पोल्यूटिंग सोइल, और वो क्या करता है? हमारी जो ज़मीन है उसको गंदा कर रहा है और जो वाटर है उसको भी गंदा करता है। एंड इंडेंजरिंग वाइल्ड लाइफ, और जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव जंतु है, उनको भी वो क्या कर रहा है? वो खतरे में डाल रहा है। ठीक है, सी एनिमल्स ऑफन मिस्टेक प्लास्टिक डेब्रिज फॉर फूड। जो प्लास्टिक का जो कूड़ा है, जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको गलती से जो सी एनिमल्स हैं, समुद्री जो जीव हैं जैसे मछली वगैरह हैं या घड़ियाल वगैरह हैं या अन्य जो जीव हैं, वो क्या करते हैं? गलती से इसको फूड समझ के खा लेते हैं
और लीडिंग टू शेयर हार्म टू और डेथ, और इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। Moreover, the burning of plastic releases toxic gases that contribute to our pollution एंड क्लाइमेट चेंज। आप सभी को पता होगा कि जो प्लास्टिक जलता है उससे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जहरीली जो गैसें हैं, टॉक्सिक जो गैसें हैं, उनको रिलीज करता है, जो क्या करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं किस चीज़ में, हमारे एयर पोल्यूशन में। और क्लाइमेट जो चेंज होता है वो भी इन्हीं जहरीली गैसों की वजह से होता है। कहते हैं ना क्या कि आज ग्रीन हाउस प्रभाव ये हो गया, ओजोन खतरे में है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू में सुधार करने के लिए मैनी कंट्रीज आर प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड इनकरेजिंग द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स सच एज क्लॉथ, पेपर एंड जूट। देखो बच्चों क्या हो रहा है, बहुत सारी जो कंट्रीज है वो क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, बढ़ावा देती हैं कि रिसाइकलिंग, कि वो प्लास्टिक को क्या करें, वो रिसाइकल करें। रिसाइकल मतलब क्या होता है, एक प्लास्टिक को बार बार यूज करना या उसी प्लास्टिक को दोबारा से नव निर्माण करके उसी को ही यूज में लेना। ठीक है, और बढ़ावा दे रही है, इनकरेज कर रही है किसके लिए, बायोग्रेडेबल जो अल्टरनेटिव्स है, यानी ऐसे अल्टरनेटिव्स जो क्या हो जाते हैं बच्चों, जल्दी से अपघटित हो जाते हैं, जो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, उनको वो ज़्यादा यूज में ले रहे हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्लॉथ है, पेपर है, जूट है, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी क्या होती है, अपघटित हो जाती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, individual to make a difference by reducing single use plastic, कि जो वहाँ पे जो क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो भी क्या करते हैं, इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। किस चीज़ में, कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही कम करें और रीयूज करें कंटेनर्स को, जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, बोतल वगैरह हम लेते हैं, उनको रीयूज करें काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा ना करें कि यूज एंड थ्रो ना करें। और चूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, वाइल प्लास्टिक कंटिन्यूज टू सर्व मैनी ह्यूमन नीड्स, हम सबको पता है कि प्लास्टिक जो है बहुत सारे जो मानव जो है उनकी नीड्स को पूरा करता है। इट इज़ असेंशियल टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली, ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम इसको क्या करें, बहुत ही जिम्मेदारी से यूज करें। अ कॉन्शियस शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल practice can ensure that the convenience of plastic does not come at the cost of our planet Earth health। हम सबको ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कि जो एक सतत अभ्यास जो है बच्चों, वो क्या कर सकता है, वो इस चीज में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। क्या करने के लिए, प्लास्टिक का जो यूज है उससे अपनी जो पृथ्वी है, अपना जो प्लानेट है, ठीक है, उसको बचाने का। ठीक है, एक तरह से हमने सचेत होकर के कदम उठाना होगा और स्थायी या संतुलित होकर जो अभ्यास है या सतत जो प्रैक्टिस है वो करनी होगी। किस चीज़ के लिए करनी होगी, अपने आप को या अपने प्लास्टिक, अपने जो प्लानेट है उसको इस प्लास्टिक से बचाने की। ठीक है, तो ये हमने क्या करना होगा, ये इसका अभ्यास या की कोशिश करनी होगी, और ये तभी संभव हो सकता है, अदरवाइज हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लेनेट है, वो प्लास्टिक से कभी भी नहीं बच सकता है। तो अब इसके अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर देंगे। आपने बड़े ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, और अगर आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपका 101% क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। प्लास्टिक आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर, जो प्लास्टिक हैं वो वाइडली मतलब क्या होता है, पूरे संसार भर में या बहुत बड़े क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो होते हैं, देखो ये तीनों चीज़ें, लाइट वेट, ड्यूरेबल और इनएक्सपेंसिव, तो ये हमने ऊपर भी पढ़े थे। अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो हमने ऊपर पढ़े थे, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत ही इजीली और आसानी से आप इनका आंसर दे सकते हो। देखो ये रहे, लाइट वेट, ड्यूरेबल और इनएक्सपेंसिव, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपना जो आंसर है उसको दे सकते
हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The major environmental problem with plastic is that they are non-biodegradable and cause pollution। देखो, जो प्लास्टिक की सबसे बड़ी जो मुसीबत है, यानी वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो यही है कि वो अपघटनीय है और वो हमारे लिए पोल्यूशन भी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन सी एनिमल कंज्यूम प्लास्टिक वेस्ट। क्या होता है जब सी एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं या वो खा लेते हैं या निगल लेते हैं। तो इट ऑफन हार्म एंड किल देम, ये क्या करता है? उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है या उन्हें मौत के घाट पे उतार देता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो इको फ्रेंडली क्या है भाई? आपने वहां पे क्लॉथ पढ़ा था, पेपर बैग पढ़ा था, और तीसरा क्या पढ़ा था? जूट बैग। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे इको फ्रेंडली हैं। इनमें से आप कोई भी एक आंसर दे सकते हो। इसने एक पूछा है तो क्लॉथ लिख सकते हो, पेपर लिख सकते हो, या जूट लिख सकते हो। ये क्या है? ये इको फ्रेंडली है। और अल्टरनेट है किसका? किसका अल्टरनेट है बच्चों? ये है हमारे प्लास्टिक का। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबली। ये क्यों ड्यूटी है हमारी प्लास्टिक को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली क्या करने का? यूज करने का। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबली बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक हार्म्स द एनवायरनमेंट। क्या करता है बच्चों? कि जो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लैंड और वाटर को पोल्यूट करेगा, एंड थ्रीटन्स वाइल्ड लाइफ, और उससे कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव जंतु है, उनके लिए भी खतरा बना रहेगा। और रिस्पॉन्सिबल यूज हेल्प प्रोटेक्ट द प्लानट अर्थ। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल होके हम एक अच्छे नागरिक या जागरूकता के हिसाब से इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? हमारी अर्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग प्लास्टिक इज सेफ और इफेक्टिव वे टू गेट रीड ऑफ इट। कहते हैं बर्निंग प्लास्टिक जो है वो क्या है? एक बहुत अच्छा साधन है किस चीज का? प्लास्टिक से छुटकारा पाने का। क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस फॉल्स है। क्यों? अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे क्या होगा? और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, उससे मुसीबत ही बढ़ेगी, उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसलिए इसका ट्रू तो होगा ही नहीं, इसका क्या होगा? फॉल्स सही आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने फॉल्स लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं पैसेज नंबर 2 पे, वो है एनर्जी से रिलेटेड। आपका थोड़ा सा पेपर लेंथी है, बड़े ध्यान से समझना है आपसे भी बच्चों ने। एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मॉडर्न लाइफ। जो एनर्जी क्या है बच्चों? वो ड्राइविंग फोर्स है, एक तरह से गति बल है। ठीक है, या प्रेरक शक्ति हम कह सकते हैं, या आगे बढ़ने का सोर्स कह सकते हैं। आज के जो मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में, आज के आधुनिक जीवन में जो एनर्जी है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इट पावर्स आवर होम, ये हमारे घरों को ऊर्जा देती है। ठीक है, स्कूल को देती है, ट्रांसपोर्ट को देती है, और इंडस्ट्रीज को देती है। हाउएवर मच ऑफ दिस एनर्जी स्टिल कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। फिर भी बहुत सारे क्या है बच्चों, इसमें जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं वो अनवीकरणीय हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? अनवीकरणीय। और जैसे कि कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये ऐसे संसाधन हैं इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार जल गई तो जल गई। लेकिन इसके उल्टा जो कैसे होता है, जैसे पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, वो कैसे है? वो नवीकरणीय है, यानी वो अगर खत्म होते हैं तो वो दोबारा से बन जाते हैं। ठीक है, दीज फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न। और इनका एक नुकसान ये भी है कि जब ये जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं किसमें भाई? एयर पोल्यूशन में। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, IEA क्या है भाई? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। उसके अकॉर्डिंग
द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कि संसार की जो बिजली है वो भी कैसे, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो होता है उससे क्या होती है भाई, प्राप्त होती है। और जीवाश्म ईंधन ईंधन में कौन कौन आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सारे क्या हैं, जीवाश्म ईंधन में आते हैं। टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, हमारे पर्यावरण जो डैमेज है, ठीक है, पर्यावरण में जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, कंट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो एंड जियोथर्मल पावर। क्या हो रहा है भाई, कि जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं। शिफ्ट करना मीन्स होता है दूसरी जगह पे जाना, यानी जीवाश्म ईंधनों को छोड़ के कौन से, जो रिन्यूएबल जो है, जो नवीकरणीय जो संसाधन है उनकी तरफ बढ़ रही हैं। उनमें कौन से हैं, सोलर सिस्टम है, सोलर जो हम बोलते हैं कि सोलर लाइट लग गई हमारे घर, है ना, हवा से जो, विंड से जो बनती है बिजली उस पे जा रहे हैं, हाइड्रो से बन रही है उस पे जा रहे हैं, और जियोथर्मल जो क्या है, जो भूतापीय जो पावर है उसका सहारा ले रहे हैं। दिस रिसोर्स आर नेचुरल, अनलिमिटेड एंड डू नॉट हार्म द प्लानेट, ये जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक हैं, और ये अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, और ये हमारी जो प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है, हमारी जो धरती है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन 2023 में रिन्यूएबल सोर्सेज प्रोवाइडेड नियरली 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, जो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उन्होंने लगभग 30% बिजली उत्पादन कर रहे हैं। एंड दिस इज नंबर इज स्टिडली राइजिंग, और ये नंबर जो है बढ़ता ही जा रहा है। यानी 2023 में 30% की ग्रोथ की, तो अब वो हो सकता है 2026 में वो 35 या 40% के आसपास बढ़ गया है। यानी इनकी जो संख्या है किसकी, एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो बढ़ती ही जा रही है। फॉर एन इंस्टेंस, अगर इंडिया के देखें, इंडिया फॉर इंस्टेंस रैंक्स अमंग द टॉप 5 नेशंस इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। जो भारत का जो नंबर है वो क्या है भाई, ऊपरी 5 शीर्ष देशों में भारत का नाम आता है जो सोलर का उत्पादन करते हैं। यानी ऐसे देश जिनमें सबसे ज्यादा सोलर उत्पादन किया जाता है, उन 5 ऊपरी देशों में भारत का नाम भी है। रिन्यूएबल एनर्जी नॉट ओनली हेल्प्स फाइट क्लाइमेट change but also create millions of green jobs and ensure energy securities। जो क्या है बच्चों, जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो न सिर्फ क्लाइमेट का जो चेंज है उसमें सहायता प्रदान करती है, बल्कि ये क्रिएट करती है क्या, कई तरह की या असंख्य मात्रा में जो ग्रीन जॉब्स हैं उनका भी निर्माण करती है। इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, जिससे जो है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, बिजली का संरक्षण करके। कंजर्विंग माने क्या होता है, संरक्षण करना या बचाव करना। सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी कैंपेन, और वो शुद्ध जो ऊर्जा है, स्वच्छ जो ऊर्जा है उसका जो अभियान चला करके इसमें योगदान दे सकते हैं, और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला करके भी इसमें योगदान दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं भाई इसके क्वेश्चंस। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कितनी परसेंट जो बिजली है किसकी, वर्ल्ड की, संसार की, वो जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन है उनसे आती है। देखो मैंने वैसे तो यहाँ पे आंसर लिख दिया 65%, लेकिन आप लोगों ने पैसेज में ढूंढना है। तो पैसेज में कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ये IEA ने बताया कि 65% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल से ही आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा एक ऐसा संसाधन है जो कि रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है भाई, नवीकरणीय, तो कोल, गैस, और क्या क्या था, ऑयल, ये कैसे हैं, ये रिन्यूएबल नहीं है। और रिन्यूएबल में कौन कौन से होते हैं, उसमें जैसे आपने सोलर पढ़ा, ठीक है, आपने उसमें सोलर सिस्टम पढ़ा, हाइड्रो पढ़ा, थर्मल पावर पढ़ा, वो सारे क्या है, रिन्यूएबल हैं। वन मेजर बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी,
इट क्रिएट ग्रीन जॉब्स एंड रिड्यूस कार्बन इमिशंस। ये क्या करता है भाई, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देता है और कार्बन का जो अपघटन है, जो कार्बन की जो मात्रा है उसका जो बढ़ता जो रूप है उसको क्या करता है, ये काफी कम करता है, उसका जो उत्सर्जन है उसको कम करता है। इन विच ईयर डिड रिन्यूएबल सोर्स प्रोवाइड नियरली 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। इन विच ईयर, कौन से साल में जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसने 30 साल से ज़्यादा संसार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, प्रदान की, तो वो था भाई 2023 का साल। 2023 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न की गई थी। वाई आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स। रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो बेटर सोर्स क्यों है फॉसिल फ्यूल की बजाय। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बेटर सोर्स है किसके लिए, क्योंकि वे अनलिमिटेड हैं, इको फ्रेंडली हैं और डू नॉट काज पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन भी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रदूषण भी नहीं बढ़ाते हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नुकसानदायी है, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसने कहा है कि उसकी तरह, किसकी तरह, फॉसिल फ्यूल की तरह वो कोई भी क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर एंड काउज सीरियस पोल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा, वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं और जो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राइटिंग सेक्शन में, जो आपका बी पार्ट है, स्टोरी राइटिंग। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन 100 वर्ड्स, गिव अ स्टेबल टाइटल। ये आपको एक हिंट दिया जाएगा हर उसके अंदर, और इस हिंट के बिहाफ से आपने क्या करना है, एक स्टोरी राइटिंग करनी है, किसमें, लगभग 100 शब्दों में। इसने दे दिया सनी आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क, नोटिस द वैलेट अंडर ए बेंच, ओपन इट, फाउंड कैश एंड आईडी कार्ड। ठीक है, इन सबको आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद में एक स्टोरी लिखनी है। तो ये स्टोरी जो है जिस हिसाब से बता रहा है कि फेल्ट हैप्पी डूइंग द राइट थिंग, कि अच्छा काम करने के बाद मुझे खुशी प्राप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है, ये सारी चीज़ें दर्शा रही है क्या, कि उसने काफ़ी अच्छा कार्य किया। किसने अच्छा कार्य किया, बच्चे ने अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो इसकी जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट वॉज सनी आफ्टरनून एंड आई वॉज प्लेइंग अंडर द पार्क। ये सनी आफ्टरनून था और मैं पार्क के नीचे खेल रहा था। ठीक है, मैं पार्क के पास में खेल रहा था। While resting near a bench, जब मैं एक बेंच के पास बैठा था, I noticed a wallet laying under it. मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे एक जो वैलेट है वो पड़ा हुआ था। I picked it up and opened it. मैंने इसको पकड़ा और इसको खोला। Inside the wallet, वैलेट में there was some cash and ID card. इसमें कुछ कैश था और आईडी कार्ड था। I decided to return it. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको वापस दे दूंगा। To the owner, इसके मालिक को, using the address on the card. उस एड्रेस जो था कार्ड पे उसको यूज करते हुए। आई वेंट टू द नियर बाई हाउस, मैं पास के घर के पास गया, एंड हैंडेड ओवर द वैलेट, और मैंने उसको वो वैलेट दे दिया। द ओनर वॉज वेरी हैप्पी, जो ओनर था काफ़ी खुश हुआ। थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद किया। विद ब्लेसिंग, और उसने मुझे दुआएं दी। आई फेल्ट प्राउड, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं गर्व हुआ मुझे और खुशी हुई। फॉर डूइंग द राइट थिंग, एक अच्छा कार्य करने पर। देखो बिल्कुल यही की यही उसने जो हिंट्स दी थी और हमने वही हिंट्स को यूज करके यहाँ पे स्टोरी लिख दी है, और आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डायरी एंट्री। इस तरह से आपकी डायरी एंट्री है, इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, उसके भी पे हम डायरी एंट्री लिख रही है। यू रिसेंटली वेंट ऑन ए स्कूल ट्रिप टू ए साइंस म्यूजियम। आप स्कूल की ट्रिप पे गए, और स्कूल की ट्रिप कहाँ गई, साइंस म्यूजियम में गई। आपने एक डायरी एंट्री करनी है इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में। डिस्क्राइबिंग यूर विजिट, अपनी विजिट को डिस्क्राइब करना है अपने की, आपकी जो विजिट है वो कैसी रही। द एग्जिबिट्स यू सो, आपने वहाँ पे जो प्रदर्शनी में जो सामान देखा, ठीक है। एंड व्हाट यू लर्न, और आपने वहाँ पे क्या सीखा। एंड हाउ द एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड यूर इंटरेस्ट इन साइंस, और किस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है,
उसने आपको इंस्पायर किया और जिससे आपका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में बढ़ा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे डायरी एंट्री ऐसे करके, बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 30 जनवरी 2026। ये पेपर मैंने जस्ट आज ही रेडी किया है आपके लिए, तो इसलिए मैंने 30 जनवरी 2026 इसमें डेट डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो डेट चाहें जिस दिन आप लिखो, पेपर में ऐसा कुछ है तो वो पेपर की डेट लिखनी है। ठीक है, टुडे वाज ए मेमोरेबल डे एज आई विजिटेड अ साइंस म्यूजियम विद माई स्कूल। ठीक है, मैं आज कहाँ पे गया, साइंस म्यूजियम में गया अपने स्कूल के साथ में, और ये जो था एक मेमोरेबल था मेरे लिए, यादगार दिन था मेरे लिए। आई सा मैनी इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स रिलेटेड टू स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोबोटिक्स एंड ह्यूमन बॉडी। मैंने वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, एग्जिबिट्स मीन्स प्रदर्शनी, यानी वहाँ पे जिन मॉडल्स की, जिन चीज़ों की जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो स्पेस से रिलेटेड थे, अंतरिक्ष से रिलेटेड थे, बिजली से रिलेटेड थे, बिजली माने विद्युत से, ठीक है, या फिर रोबोटिक्स से या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थे, उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा इंटरेस्ट जगा। द मॉडल्स एंड द एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ईजिली। जो मॉडल थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की किस चीज़ में, समझने में। किसको समझने में, कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको। आई लर्न हाउ मशीन्स वर्क, मैंने समझा कि कैसे मशीन काम करती हैं। एंड हाउ साइंस हेल्प इन डेली लाइफ, और कैसे जो साइंस है वो डेली लाइफ में सहायता करती है। द विजिट इंक्रीज्ड माई क्यूरियोसिटी, कहते हैं जो विजिट है उसने मेरी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाया। एंड इंटरेस्ट इन साइंस, और उसने मेरे साइंस का जो इंटरेस्ट था उसको भी बढ़ावा दिया। इट इंस्पायर्ड मी टू लर्न मोर एंड बिकेम ए साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। इट इंस्पायर्ड मी टू लर्न, इसने मुझे इंस्पायर किया सीखने का, और एक भविष्य में साइंटिस्ट बनने के लिए इसने मुझे मोटिवेट किया। और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें अगर नाम दे रखा है तो वही नाम लिखना होता है, और इसमें नाम नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे अपना आप नाम लिख सकते हैं। अरुण, अंकित, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लास्ट में आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है लेटर राइटिंग। ठीक है, 2 लेटर आएंगे, इसमें से आपने कोई एक करना है। और पहला जो लेटर है वो हम पढ़ते हैं। यू आर रोहन रोहिणी ऑफ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी। वाराणसी के आप रोहन या रोहिणी हैं। ठीक है, आप रोहन या रोहिणी हैं जो कि ग्रीन वैली में रहते हैं। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा उसको हटा दिया ताकि आप लोग पीछे जाके बाद में उसको लिखना चाहो तो लिख लेना, ताकि आपको लाइन ना दिखे वहां पे। ठीक है, द फैंस एंड लाइट्स इन सेवरल क्लासरूम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपके कई क्लासरूम में जो है पंखे वगैरह, लाइट वगैरह नहीं जल रही हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। आपने एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स के लिए, बिजली की मरम्मत के लिए। ठीक है, यहाँ पे आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स आप कौन है, रोहन है। ठीक है, आप सबसे पहले आएंगे रोहन। ठीक है, और रोहन आपका जो भी है क्लास या जगह का नाम। ठीक है बच्चों, और ये इसमें दे ही रखा है, देखो, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी, और 30 जनवरी 2026, ये बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। ये सोच लेना बच्चों कि ये आपके लिए क्या है, किस्मत का पिटारा है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से किस्मत का पिटारा है। अगर आपने इसको ध्यान से कर दिया तो ये सोचना कि ये आपका बिल्कुल नंबर पक्का खरा हो गया। ये आपके ऊपर एक तरह से एड्रेस दे रखा है, जो एड्रेस आपको यहाँ पे सहायता करेगा, ये लिखना ऊपर वाला। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। फिर उसके बाद में टू द प्रिंसिपल ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी, और रिक्वेस्ट क्या है हमारी, फॉर रिपेयर द फैंस एंड लाइट्स, फैंस और लाइट्स की रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में सर मैडम जो भी हैं, आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टू एक्ट दैट द फैंस एंड लाइट्स इन सेवरल क्लासरूम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे
इस तथ्य पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पंखे हैं, जो लाइट्स हैं हमारी क्लासरूम में, वो सही से काम नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन स्टडिंग कंफर्टेबली स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर। जो विद्यार्थी हैं वो बहुत डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं पढ़ने में, और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और जब सीजन गर्मी का होता है उसमें तो उनका बुरा हाल हो जाता है। इट इज़ इफेक्टिंग आवर कंसंट्रेशन। ये हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो एकाग्रता है, उस पे बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर नेसेसरी इलेक्ट्रिकल रिपेयर एट द अर्लीस्ट। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से अरेंज करें किस चीज़ का, विद्यालय में इलेक्ट्रिकल रिपेयर करने का, और कितना, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली रोहन, क्लास और सेक्शन। आप 8वीं के बच्चे हैं तो 8वीं सी। अब आपने लिखना है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। और एनालिटिकल क्या होता है बच्चों? ये होता है विश्लेषणात्मक। ठीक है, सॉरी, विश्लेषणात्मक, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप देख लेना, लिख लेना इसको, विश्लेषणात्मक है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ। थोड़ा सा जुकाम से हो रहा है मुझे। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक काउज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज। एयर जो सिटीज हैं उनमें एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है और क्या क्या कारण हैं, उस पे आपने विश्लेषण करके ये पैराग्राफ लिखना है। यूज द डाटा दैट सजेस्ट मेजर। आपने डाटा इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसको यूज करते हुए आपने उसको बताना। ठीक है, उसके बाद में एयर पोल्यूशन इन सिटीज इज ए सीरियस प्रॉब्लम, कि जो आजकल जो सिटीज हैं उसमें जो एयर पोल्यूशन है वो क्या है बच्चों, बहुत ही मेजर कारण है। ठीक है, व्हीकल इमिशंस कंट्रीब्यूट द मोस्ट, अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ एयर पोल्यूशन। जो व्हीकल्स इमिशंस हैं, व्हीकल्स इमिशंस में व्हीकल से जो उत्सर्जन होता है पोल्यूशन का, प्रदूषण का या धुएं वगैरह का, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, और लगभग 45% पोल्यूशन वो करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्मोक एंड अदर 25%। इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स जो इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा है या धुआं है वो 25% पोल्यूशन फैलाता है। वाइल कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रीब्यूट 15%। और जो चिनाई का जो कार्य वगैरह होता है, जो कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य होता है वो 15% करता है। और बर्निंग गार्बेज 10% डालता है पोल्यूशन। और अदर जो सोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, 5% हमारे जो पृथ्वी पर पोल्यूशन फैलाते हैं। टू कंट्रोल पोल्यूशन इन एयर, अगर हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी अनकरेज्ड। हमें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनका बढ़ावा देना चाहिए, उनको उपयोग करना चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड बी फॉलो पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, और इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, जो पोल्यूशन कंट्रोल जो रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। एंड और कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी कवर्ड, जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है उनको ढका जाना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्री प्लांटेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। अगर पूर्ण रूप से जो है वेस्ट मैनेजमेंट का पालन किया जाए और अलग से अलग जो ट्रीज हैं उनको प्लांट किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, एयर पोल्यूशन को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है सेक्शन सी, चूज करेक्ट कंजक्शन। आपने सही कंजक्शन का निर्माण करना है। आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट इज स्टार्टेड रेनिंग। ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है और बारिश शुरू हो गई। तो देखो, और भी नहीं आएगा इसमें, सो भी नहीं आएगा, बिकॉज भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, बट। कहता है कि मुझे बाहर जाना था परंतु बारिश शुरू हो गई, यानी बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बट आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर क्या रहेगा, BUT, बट। ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, यू कैन हैव आइसक्रीम
ब्लैंक केक आफ्टर डिनर। तुम ले सकते हो आइसक्रीम और केक डिनर के बाद। देखो इसमें और तो हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति दोनों चीज तो ले नहीं सकता, क्योंकि भी नहीं होगा, आल्दो भी नहीं होगा, इसमें होगा और का मतलब क्या होता है, या, यानी तुम दोनों में से एक चीज ले सकते हो, या तो आइसक्रीम ले सकते हो या केक ले सकते हो, ठीक है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि का मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वो, इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, इसमें आएगा बिकॉज, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। ही इज यंग, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत यंग है और वह बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, जिम्मेदार भी है। देखो ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई भी व्यक्ति जो यंग हो वो रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत मुश्किल मिलता है। बिकॉज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आल्दो। आल्दो का मतलब होता है जबकि, कि जब वो क्या है, जबकि वह बहुत यंग है लेकिन वह क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ठीक है। द टीचर प्रेज्ड हिम, ही हैड हार्ड वर्क। टीचर ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसने कठिन मेहनत की। तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज। द टीचर प्रेज्ड हिम बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। टीचर ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था, और इसी वजह से वो क्या करेगा, वो अच्छी पोजीशन भी हासिल कर लेगा, ठीक है। अब आता है हमारा एरर करेक्शन का, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बनाया है और आपके सामने ऐसे बॉक्स में भी आ सकता है। एक तरफ आ जाएगा एरर, ठीक है, और एक तरफ क्या आ जाएगा, करेक्शन। ये नहीं टाइप हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सी डू नॉट लाइक ईटिंग मैंगोज। देखो सी के साथ डू नॉट कभी नहीं आता, सी के साथ आता है डज। क्या आता है, डज। ये रूल होता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही, सी और इट या एनी नाउन, ठीक है, एनी नाउन, इन सब के साथ में क्या यूज होता है, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। ये जो मैं बोल रहा हूं इन चीजों को लिख लेना, ये रूल काफी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। द बॉयज वाज प्लेइंग इन द पार्क। जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे पार्क में। देखिए द बॉयज अपने आप में क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल जब शब्द आ जाएगा तो उसके साथ में जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो इसकी जो प्लूरल वर्ब बनेगी क्या बनेगी, वो वर्ब बनेगी। वाज इसमें क्या है, अनअप्रोप्रिएट है। तो ये हमारा एरर है और करेक्शन इसमें वर है, ठीक है। आई डिड नॉट सा हिम एट द बस स्टॉप। आई डिड नॉट सा हिम, मैंने उसको नहीं देखा, कहाँ पे, बस स्टॉप पे। बच्चों सा जो है अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए यहाँ पे जो सी है वो आंसर सही बनेगा। क्या बनेगा, जो सी है वो आंसर यहाँ पे सही बनेगा, जो सा है वो गलत है, ठीक है। सी इज नोइंग द आंसर। यहाँ पे देखिए बच्चों, सी इज नोइंग द आंसर, ये जो इज नोइंग है ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा नोच, ठीक है, सी नोच। अब आ गया लास्ट इसका एरर करेक्शन का। दे हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। ये HAIR नहीं आएगा, ये HERE आएगा, ठीक है, हेयर। तो यहाँ पे बच्चों दे जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, और जो हैज है
वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो हैज है वो गलत है, तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हैव। ठीक है, हैव हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, यानी नरेशन है हमारे ये। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा द टीचर आस्क्ड डोंट मेक नॉइस। ठीक है, द टीचर आस्क्ड डोंट मेक नॉइस, ये जो है इसका आंसर सही होगा। He said I am reading a book. He said I am reading a book. तो इसका आएगा he said that he was reading a book। इसका जो a जो है वो सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे he said का he said रहेगा, that से कॉमाज खुल जाएंगे, और जो I है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो फर्स्ट है वो ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ये जैसे चेंज होते हैं आई, माई और मी, ही, हीज और हिम। ठीक है, तो इनके जो सामने होगा वही उससे चेंज होता है। तो आई के सामने क्या है, ही है, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ साथ साथ, ना सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। माई मदर सेड टू द चाइल्ड वाई आर यू क्राइंग। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। माई मदर आस्क्ड द चाइल्ड वाई ही वाज क्राइंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं सॉरी बच्चों, यही होगा इसका। क्यों, क्योंकि इसमें जो वाई है ये है WH फैमिली वाला, और जो WH फैमिली वाला होता है तो उसमें इफ या वेदर नहीं लगता है, और WH से ही जो है हमारे क्या होते हैं, इसमें सेंटेंसेस होता है चेंज। ठीक है, और आर जो है वो वाज वर में चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन और मार्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड वाई ही वाज क्राइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहन सेड आई विल हेल्प यू। रोहन सेड दैट, आई किस में चला जाएगा भाई, आई चला जाएगा रोहन के अकॉर्डिंग। रोहन के लिए क्या यूज होता है, ही। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन सेड दैट, और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, और हेल्प, और यहाँ पे यू चला जाएगा मी में। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, वो पहला रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स। तो हम मॉडल्स भरने इसमें। यू ब्लैंक फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, तो यू शुड। ठीक है, तुम्हें अपना काम अवश्य पूरा कर लेना चाहिए खेलने जाने से पहले। वी हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हेल्प करनी चाहिए किसकी, पुअर और नीडी की। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, मस्ट आएगा। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, ये अपनी एबिलिटी बता रहा है, तो एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज होता है। ब्लैंक आई बोरो योर नोटबुक फॉर ए डे, क्या मैं आपकी एक दिन के लिए नोटबुक उधार ले सकता हूँ। तो किसी से परमिशन मांगने के लिए मे का प्रयोग होता है। ठीक है, मे आई बोरो अ बुक फॉर द डे। ठीक है, अब आपने एक्सेप्ट पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस देने हैं। All this thought led me to the question myself as the why people climb mountains.
द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इन इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग। ये जो फ्यूडोरजी वाला स्मिथ विदिन वाला चैप्टर है, जिसमें फ्यूडोरजी से जो राइटर है वो क्वेश्चनिंग करता है कि आपने माउंटेन क्यों चढ़ा और आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे थे। स्मिथ विदिन है ये। व्हाट क्वेश्चन डिड द राइटर आस्क हिमसेल्फ। राइटर ने खुद से क्या प्रश्न पूछा? तो राइटर ने खुद से पूछा कि जो लोग हैं वो माउंटेन पे चढ़ाई क्यों करते हैं, ये उसने पूछा था। व्हाट क्वालिटी डज क्लाइंबिंग माउंटेन डिमांड। जो माउंटेन पे जो चढ़ाई जो चढ़नी होती है उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है? तो क्लाइंबिंग माउंटेन डिमांड्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। यानी वहाँ पे साहस, धैर्य और आत्म जो शक्ति है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाउ डिड द राइटर फील आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज फिजिकल क्वालिटीज। इन फिजिकल क्वालिटीज की चहन का मतलब जो है पहचान करने के बाद जो राइटर है वो कैसा फील करता है? द राइटर फेल्ट एक्सलरेटेड। जो राइटर है वो रोमांच से भर जाता है और इन फिजिकल क्वालिटीज की पहचान करने के बाद। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर मेनली मेंटल। जो ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं भाई क्लाइंबिंग में वो सिर्फ मेंटल नहीं होते हैं, वो फिजिकल भी होते हैं, इसलिए क्या है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। क्लाइंबिंग माउंटेन प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। ठीक है, नोट बाउंड्रीज इट्स डिफिकल्टीज। ये देखो डिफिकल्टीज मैंने कर भी रखा। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। अब जो है पोएम से है, और पोएम कौन सी है? आई लव टू राइज इन समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री। ये जो स्कूल बॉय है वो पसंद करता है क्या? सुबह सवेरे गर्मियों की छुट्टियों में उठना, और उससे पक्षियों की चहचहाट अच्छी लगती है, लेकिन जब वही टाइम जो उसका स्कूल जाने का होता है तो वहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, और उस टाइम उस स्कूल में जाने के लिए उठने का मन नहीं करता है। ठीक है। हाउ डज द पोएट फील ऑन ए समर मॉर्निंग। द पोएट फील वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल ऑन ए समर मॉर्निंग। ठीक है। What sound does the poet hear in the morning? मॉर्निंग में पोएट कौन सी साउंड सुनता है? वो बर्ड्स की सिंगिंग की और हंसमैन हॉर्न की और स्काईलार्क की सिंगिंग की आवाज सुनता है। What mood is expressed in the lines? The mood expressed in the line is cheerful and lovely. ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें 30 से 40 वर्ड में देना है और इनमें से कोई 4 करने हैं। Who finally made the last bargain with the speaker? स्पीकर के साथ फाइन बार्गेनिंग किसने की थी? ये लास्ट बार्गेन पोएम है, उसमें आपने सुना भी होगा कि जिसमें जो राइटर है वो घर से निकलता है, पहले उसके पास राजा आता है, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, फिर एक सुंदर कन्या आती है, और लास्ट में जो राइटर है वो एक व्यक्ति के साथ, बच्चे के साथ में, जो बच्चा सेल के साथ में खेल रहा था, और कहाँ पे खेल रहा था? सी शोर पे, उसके साथ में अपना बॉन्ड कर लेता। ठीक है। द स्पीकर फाइनली मेड द लास्ट बार्गेन विद अ लिटिल चाइल्ड हु ऑफर्ड नथिंग बट कंपेनियनशिप। जो स्पीकर है उसने लास्ट में बार्गेन की एक छोटे से बच्चे के साथ में, जब बच्चे ने कुछ नहीं दिया, उसने कहा कि मैं सिर्फ आपका साथ दूंगा, आप जब तक मन करे आप मेरे साथ खेल सकते हो, जब आपका मन करे आप जा सकते हो। ठीक है। विच गिव स्पीकर ट्रू हैप्पीनेस। जिससे जो स्पीकर है उसको बहुत ज्यादा खुशी और प्रसन्नता महसूस हुई। व्हाट क्वालिटीज ऑफ जोड़ी आर रिवील्ड इन द स्टोरी। कौन कौन सी जो क्वालिटीज हैं जोड़ी की स्टोरी में बताई गई हैं? जोड़ी इज काइंड, कंपनसेट एंड रिस्पॉन्सिबल। ही शोज कंसर्न फॉर द फन एंड अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कहानी में जो जोड़ी है वो काफी दयालु है और अपने काम के प्रति सजग है और रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है वो, और उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही दिखाता है कि जो कंसर्न उसने फान के लिए दिखाया और अपनी जिम्मेदारी समझा फान का पालन पोषण करने में। ठीक है। Why was the author excited to meet स्टीफन हॉकिंग? A visit to Cambridge। जो राइटर है वो क्यों एक्साइटेड है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए? और जो लेसन है ये विजिट टू कैम्ब्रिज है। द ऑथर वाज एक्साइटेड बिकॉज स्टीफन हॉकिंग वाज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। राइटर इसलिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस जो है साइंटिस्ट है, और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने का उसका जो सपना था वो अब पूरा हो रहा था, इसलिए जो राइटर था वो काफी खुश था। ठीक है। What change occur in nature when the monsoon arrive? जब मानसून आता है
तो उस समय क्या क्या प्रकृति में चेंज होते हैं। व्हेन द मॉनसून अराइव नेचर बिकेम फ्रेश एंड ग्रीन, जो नेचर है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। रिवर्स फिल विद वाटर से भर जाती हैं, ट्रीज जो है ब्लूम करने लग जाते हैं, और वेदर जो है वो प्लीजेंट बन जाता है। कब बन जाता है? जब मानसून आता है। ठीक है। What illusion does the cricket song create on the silent winter night? साइलेंट विंटर नाइट को जो क्रिकेट है वो क्या इल्यूजन जो है गाता है या क्या भ्रम पैदा करता है? द क्रिकेट सॉन्ग क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ वार्मथ एंड लाइफ ड्यूरिंग द कोल्ड एंड साइलेंट विंटर नाइट। जो वो क्या करता है? गर्मी का इल्यूजन करता है, दिखावा करता है कि गर्म दिन आ गए हैं, ऐसा वो दिखावा करता है। कब? उन ठंडी उनमें रातों में। तो बच्चों, होप सो आपको अच्छा लगा होगा पेपर, और जहां भी जो भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। इस पेपर को आपने नोटबुक में करना है, और जो समझ में नहीं आया वो पूछना है और बड़े ध्यान से करना है। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, कर लिया तो 101% आपके पास होने की पूरी पूरी गारंटी है। और साथ में इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।